हाइपोथर्मिया होता क्या है? इससे पहले कि हम हाइपोथर्मिया पढ़ें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। एक न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज बिटवीन 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पे एक सवाल पूछोगे कि अगर हमारा जो टेम्परेचर एक एडल्ट का 37 डिग्री से स्टार्ट होता है, जो ये इन्फेंट है, जो ये न्यूबॉर्न बेबी है, इसका जो टेम्परेचर है ये 36.5 से क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज जो न्यूबॉर्न बेबीज होती है इनमें हम जो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ टेकिंग बॉडी टेम्परेचर जो यूज करते हैं वी यूज इट एक्सिलरी टेम्परेचर। आप सबको पता होगा कि जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो 1 फ़ारेनहाइट लेस देन होता है ऑरल टेम्परेचर से। वेयर एज जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो मोर देन 1 फ़ारेनहाइट होता है, किससे? ऑरल टेम्परेचर से। समझ आ रही है बात? समझ आता है? मैं बोल रहा हूं, हमने यहां पे पढ़ा कि जो ये न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज बिटवीन 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है यहां तक? अब मैंने बोला लेकिन एडल्ट का जो टेम्परेचर वो हम लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने यहां पे 36.5 क्यों लिया? इसका रीजन यही है कि नॉर्मल जो ऑरल टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट यहां पे जो हम रूट यूज करते हैं, यहां पे हम ऑरल यूज करते हैं 37 डिग्री जब होता है। जब हम एक्सिला से हम टेम्परेचर लेंगे, जब हम एक्सिला से लेंगे तब जो एक्सिला का टेम्परेचर होगा दैट विल बी लेस देन 0.5, दैट विल बी लेस देन 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यही टेम्परेचर फिर रेक्टल रूट से लेंगे दैट विल बी मोर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही है? इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज का जो टेम्परेचर होता है द बेस्ट रूट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न बेबी इज द एक्सिलरी टेम्परेचर। सो आपको यहां पे याद रखना है एक्सिलरी की रीडिंग कि एक्सिला जो होता है जब हम एक न्यू वी यूज द रूट एक्सिला, दैट्स वाई कि जो उनका टेम्परेचर होता है दैट इज बिटवीन 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। आया समझ? अब हम आते हैं हाइपोथर्मिया पे। अब हाइपोथर्मिया, नो यू नो द नॉर्मल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न। आपको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना है न्यूबॉर्न बेबी में। ठीक है, कितना है? दैट इज 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब हाइपोथर्मिया क्या होता है? दो टर्में होती है, वन इज हाइपो एंड अनदर वन इज हाइपरथर्मिया। हाइपो मीन्स जब कम होगा, हाइपर मीन्स जब ज्यादा होगा। हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे हम? उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया बोलते हैं जब एक न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा, तब हम बोलेंगे कि एक बेबी को हाइपोथर्मिया है। आया समझ? When the temperature of a newborn baby is less than 36.5 degrees Celsius, we can call that the baby is having hypothermia. Got it? Hypothermia. चलिए जी, जो ये हाइपोथर्मिया होता है, हाइपोथर्मिया होता है, इस हाइपोथर्मिया के 3 स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेजेस। वन इज कॉल्ड माइल्ड हाइपोथर्मिया, माइल्ड। दूसरा होता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया, तीसरा होता है सीवियर हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। पहले हम पढ़ेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया क्या होता है। माइल्ड हाइपोथर्मिया एक ऐसा टाइप या एक ऐसा स्टेज होता है हाइपोथर्मिया का
जब बॉडी टेम्परेचर होगा बिटवीन 36 to 36.5 degrees Celsius. When the temperature is between 36 to 36.5 degrees Celsius, इस टाइप ऑफ हाइपोथर्मिया को बोलते हैं हम माइल्ड हाइपोथर्मिया, और माइल्ड हाइपोथर्मिया इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड स्ट्रेस. कोल्ड स्ट्रेस. यहां तक आया समझ? अब हम चलते हैं जी मॉडरेट पे. मॉडरेट. व्हाट इज मॉडरेट हाइपोथर्मिया? मॉडरेट हाइपोथर्मिया तब बोलते हैं when the temperature of the baby is between 32 degrees Celsius to 36 degrees Celsius. अगर आपने एक न्यूबॉर्न का टेम्परेचर चेक किया, कौन सा टेम्परेचर इज किस रूट से आप चेक करोगे? एक्सिलरी रूट इज द बेस्ट रूट फॉर चेकिंग टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न बेबीज. वो हम अलग से पढ़ेंगे क्यों है बेस्ट रूट. जब आपकी रीडिंग आएगी 32 से लेकर 36, फॉर एग्जांपल आपकी रीडिंग आई 33, दैट मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको कौन सा स्टेज है हाइपोथर्मिया का? द बेबी इज हैविंग मॉडरेट हाइपोथर्मिया. आया समझ यहाँ तक? उसके बाद है सीवियर हाइपोथर्मिया. सीवियर हाइपोथर्मिया तब बोलते हैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बेबी इज लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस. When the temperature of a baby is less than 32 degrees Celsius, the baby is suffering from severe hypothermia. यहाँ तक आया समझ? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? जी सर. आपको पता है कि जो टेम्परेचर है, रूट्स ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे. थोड़ा सा जो रूट्स ऑफ टेकिंग टेम्परेचर है, मेजर 3 रूट है. कॉमनली हम 3 रूट यूज करते हैं. वन इज ऑरल रूट, सेकंड वन इज एक्सिलरी रूट एंड थर्ड वन इज रेक्टल रूट. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना. जो ऑरल रूट होता है ये मोस्ट कन्वीनियंट रूट होता है फॉर टेकिंग टेम्परेचर. मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है. बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन हुज एज इज बिलो 5 years. जिन बच्चों की एज लेस देन 5 years होती है उनमें हम ऑरल रूट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑरल रूट में हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. सेकंड पॉइंट ये है कि ऑरल रूट से अगर हम थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे इनटू द माउथ, द बेबी वो इंसेन होता है, उसको पता नहीं होता है करना क्या होता है. ही आर शी में बाइट द थर्मामीटर. दैट्स व्हाई ऑरल रूट इज हाईली contraindicated in newborn babies or the child whose age is less than 5 years. आया समझ? ऑरल रूट आपको पता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल रेंज इसकी. उसके बाद है एक्सिलरी टेम्परेचर. एक्सिलरी टेम्परेचर जो होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन रूट होता है या स्टैंडर्ड रूट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न बेबीज. न्यूबॉर्न बेबीज में जो स्टैंडर्ड रूट होता है ऑफ टेकिंग टेम्परेचर दैट इज एक्सिलरी टेम्परेचर. लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, बट इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूबॉर्न बेबीज. क्यों न्यूबॉर्न बेबीज? ये ईजी होता है, कोई चांस नहीं होता है, इन्फेक्शन का भी चांस नहीं होता है, ये हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं रेक्टल टेम्परेचर पे. रेक्टल टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर. ये एक्यूरेट होता है. इसमें आपको एक पॉइंट याद यहाँ पे रखोगे, जब भी हम ये सेकंड मोस्ट कॉमन है. अगर फॉर एग्जांपल आपको डाउट हो रहा है कि एक्सिलरी टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर द रेक्टल टेम्परेचर. समझ आ रही है? रेक्टल टेम्परेचर में फिर हम क्या करते हैं, रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं इनटू द रेक्टम ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी. फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हम थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं इनटू द रेक्टम ऑफ द बेबी, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखनी है. वो ये है कि अगर टर्म बेबी होगा, टर्म माने फुल टर्म,
वेरी गुड। जो बेबी होगा, जो बोर्न हुआ होगा आफ्टर 32 वीक्स, सॉरी 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और बिफोर 40, यानी 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स तक जो बोर्न हुआ होगा उसको हम फुल टर्म बेबी कहते हैं। प्री टर्म किसको बोलेंगे? जो बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन बोर्न हुआ होगा। अगर टर्म बेबी है ना, उसमें जो थर्मामीटर है ना, उसका जो बल्ब है ना, वो इंसर्ट करेंगे इनटू द रेक्टम। वो कितना करना है? दैट इज 3 सेंटीमीटर। कितना करना है? 3 सेंटीमीटर। अगर हम प्री टर्म की बात करें, प्री टर्म में सिर्फ 2 सेंटीमीटर हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है। आया समझ? जी सर। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज एक्सरे टेम्परेचर इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इन न्यू बॉर्न बेबीज। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जब हम थर्मामीटर एक्सला में रखते हैं, दैट शुड बी केप्ट देयर फॉर 3 मिनट्स। कितने देर तक हम, ये भी आता है कि कतिस टाइमस पे थवन एक्सरे टेम्परेचर। अगर यूज करा मरकरी थर्मामीटर, देन कतिस टाइमस थवन तते थवन कम से कम 3 मिनट, 3 मिनट तक वहां पे रखना है एक्सिला में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। उसके बाद हम आते हैं जी उसके बाद हम आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम हाइपोथर्मिया। ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है न्यूबॉर्न बेबीज में या इन्फेंट्स में? ऐसा क्या मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को हाइपोथर्मिया से बचाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको हमेशा ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, जब एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है अपनी माँ की कोख में होता है, वहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है, और जब वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है, यानी बाहर की दुनिया में आता है, वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आया समझ? अब अल्लाह ताला ने क्या किया है, उनने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स रखे हैं, जिनसे एक जो न्यूबॉर्न बेबी है वो अपने आप को कुछ लिमिट तक क्या कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम वही पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है न्यूबॉर्न बेबीज में जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइपोथर्मिया। यह आपको याद रखना, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है याद, दैट इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। देखिए, हमारी मसल्स का क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल्स की, वो ये है जब हमारी मसल्स एक्सपोज हो जाती है टू द कोल्ड इन्वायरमेंट। इत कन तुम पै आज क्या सर्दी, यम साथ सर्दी ज्यादा आसा, हमारी मसल्स क्या करती है, यम शिवर करा, क्या करा, शिवरिंग हो जाती है। व्हाट इज शिवरिंग? शिवरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, व्हेन आवर मसल्स आर एक्सपोज टू द कोल्ड इन्वायरमेंट, हमारी मसल्स सबसे पहले कंट्रैक्ट हो जाती है, फिर रिलैक्स हो जाती है, कंट्रैक्ट और टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? कंट्रैक्ट और टाइट। लेकिन हमेशा याद रखना, जो शिवरिंग है ना, शिवरिंग ये वॉलंटरी मैकेनिज्म नहीं होता है, ये इनवॉलंटरी मैकेनिज्म होता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हीट लॉस है वो बच जाता है, हीट छन पत लॉस गसान। शिवरिंग से क्या होता है, हीट लॉस नहीं होती है। क्या होती है? हीट लॉस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबीज, ये हमेशा याद रखना है, न्यूबॉर्न बेबीज में शिवरिंग नहीं होती है, न्यूबॉर्न बेबीज में शिवरिंग नहीं होती है। हालांकि एडल्ट्स में शिवरिंग होती है, न्यूबॉर्न बेबीज में शिवरिंग नहीं होती है। फिर ये कैसे अपने आप को बचाते हैं? इसी को हम बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब जब ये शिवरिंग नहीं करेंगे, ऐसी क्या चीज होती है इन न्यूबॉर्न बेबीज में जिससे क्या करते हैं, अपने आप को, अपनी जो हीट होती है वो कंजर्व करते हैं, हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें एक स्पेशलाइज्ड फैट होता है, दैट्स कॉल्ड ब्राउन फैट। क्या होता है? ब्राउन फैट। फिर ये समझ आया कि मैं फिर से रिपीट करूं? जी सर, आया समझ। इनमें क्या होता है, इनमें ये देखिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ये इनमें शिवरिंग नहीं होती है, इनमें शिवरिंग नहीं होती है। इनमें क्या होता है, इनमें नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मतलब क्या होता है,
प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोड्यूस करने को हम थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। आया समझ? लेकिन इनमें शिवरिंग वाली थर्मोजेनेसिस नहीं होती, इनमें नॉन शिवरिंग वाली होती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कैसे होती है इनमें? बिकॉज इनमें क्या होता है, इनमें होता है एक स्पेशलाइज्ड फैट होता है, दैट्स कॉल्ड ब्राउन फैट। क्या होता है? ब्राउन फैट। इसमें क्वेश्चन आता है इस ब्राउन फैट में। ये ब्राउन फैट न्यूबॉर्न बेबीज में, ये ब्राउन फैट होता क्या है? ये लिपिड डिपॉजिट्स होते हैं, लिपिड डिपॉजिट्स रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये ब्राउन फैट जो होता है ये रिच लिपिड्स होते हैं, बहुत सारे लिपिड्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? क्योंकि इनका काम होता है क्या? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाना। जितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी कि कम होगी? ज्यादा। आया समझ? दैट्स वाई इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, क्योंकि इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना और लॉस होने से बचाना। आया समझ? अब ये जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कैसे करता है, इसका भी एक मैकेनिज्म है। जो ब्राउन फैट है अत बीटा ऑक्सीडेशन, वह अलग, सह जरूरी याद था कि वो छोड़ दो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे उससे। आया समझ? दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म जिससे एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपने आप को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइपोथर्मिया। पहला मैकेनिज्म क्या पढ़ा हमने? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट। व्हाट इज ब्राउन फैट? लिपिड डिपॉजिट्स दैट आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ यहाँ तक? जी सर। उसके बाद यूनिवर्सल फ्लक्शन, यूनिवर्सल फ्लक्शन, यूनिवर्सल फ्लक्शन। व्हाट इज फ्लक्शन? फ्लक्शन का मायने होता है जब दो बॉडी पार्ट्स का एंगल जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यम साथ पन एक्सट्रीमिटीज आनो टुवर्ड्स अवर बॉडी। आया समझ? आपने देखा होगा यम साथ बच जवान ना, आप मुझे बोलो जो उसके आर्म्स और लेग्स होते हैं वो टुवर्ड्स द बॉडी होते हैं या कि अवे फ्रॉम द बॉडी होते हैं? वेरी गुड। यानी उनकी जो शेप होती है जस्ट लाइक फ्रॉग लाइक शेप होती है। क्या होती है? फ्रॉग लाइक। जंग तमन वटित तो नर तमन वटित। दिस पोजिशन इज नोन एज फ्लक्शन और वी कॉल इट यूनिवर्सल फ्लक्शन। यहाँ पे यूनिवर्सल यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि न्यूबॉर्न की जो वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज फ्लक्शन। इनकी बॉडी फ्लक्स होती है। क्या होती है? दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द टर्म यूनिवर्सल फ्लक्शन। आया समझ? अब इस फ्लक्शन से क्या होगा, कोई बता सकता है आप में से? यम साथ सर्दी लगा, मैं आपसे अब सवाल एक पूछूंगा। यम साथ सर्दी लगा सह तूर हिश खाला, क्या करा तम साथ? न्यूबॉर्न की बात तो छोड़ो फिलहाल, आप करो एडल्टन हज कत। क्या तम साथ करा? पन पान हेवान समेटन। समेटन मतलब क्या? पन पान आना क्या? हेवान सह टाइट पान कर, यानी अत कोकुन। इसी तरीके इसको फ्लक्स ना करान। क्यों करते हैं ऐसा? वेरी गुड। सर्दी से। देखिए इसका क्या रीजन है। न्यूबॉर्न बेबीज में यूनिवर्सल फ्लक्शन का एक फायदा ये भी है कि जब अगर ये एक्सटेंड करेंगे, यानी इतना आर्म्स यल तो लेग्स त्रा यल, इससे क्या होगा? जो बॉडी पार्ट होता है यानी बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा क्या गए एक्सपोज ज्यादा। जब वो एक्सपोज हो गया तब क्या गए ज्यादा? सर्दी। उससे क्या होगा? हीट ज्यादा लॉस होगी। दैट्स वाई जो बेबीज है, न्यूबॉर्न बेबीज है, वो यूनिवर्सल फ्लक्शन शो करते हैं। आया समझ? आया समझ? इसका फायदा क्या है? जी सर। उसके बाद नंबर 3 दैट इज पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स है तुम क्या गसन? नैरो गसन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट गसन। और पेरिफेरी मीन्स यानी हमारे जो पेरिफेरल ऑर्गन्स जो है उनकी क्या हो जाएगी? उनकी ब्लड वेसल्स की वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब इसका क्या फायदा है? देखिए, जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी
जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। आप मुझे बोलिए वहां हीट लॉस ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है वहां पे हीट लॉस भी ज्यादा होती है। हमारी जो ब्लड वेसल्स, पेरिफेरल ऑर्गन्स की जो ब्लड वेसल, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इसका ये फायदा है कि ये नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उस स्किन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब स्किन में ब्लड फ्लो कम होगा, जो ब्लड है, जो हीट लॉस है वो कम हो जाएगी। हीट लॉस गैस नेम सतन कहीं, यानी जो हीट है वो कंजर्व हो जाएगी। हो गया तीसरा मैकेनिज्म। उसके बाद इंक्रीज इन हार्ट रेट। इंक्रीज इन हार्ट रेट, आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनकी हार्ट रेट कितनी होती है? मोर देन 100 to 150 बीट्स पर मिनट। दिस इज द हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। अब आपने कभी सोचा होगा कि यमन क्या आसा हार्ट रेट ज्यादा? इसका भी ये फायदा भी है कि जब हार्ट रेट ज़्यादा होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, हाइपोक्सिया कंडीशन कम होगी। उससे क्या होगा, जो हीट है वो प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, हीट लॉस कम हो जाएगा। आया समझ? जब मसल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तभी तो वो काम करेंगे ना। मसल्स का काम क्या है? आया समझ? समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं सर, फिर से रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ जो न्यूबॉर्न बेबीज है ना, उनमें हार्ट रेट होती है मोर देन 100 होनी चाहिए, ठीक है? 100 to 150 होती है हार्ट रेट। इसका ये एक फ़ायदा ये भी है, जब हार्ट रेट ज़्यादा होती है, जो हार्ट है वो क्या सप्लाई करेगा, ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा। ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँच जाएगा? वाइटल ऑर्गन्स में। उससे क्या होगा, जब वाइटल ब्लड ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, हीट जो है, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। उससे बेबी जो है वो बच जाता है फ्रॉम हाइपोथर्मिया। आया समझ? अब यहाँ तक आया समझ? दिस हाइपोथर्मिया इज नोन एज silent killer disease in newborn silent killer disease in newborn में साइलेंट किलर डिजीज किसको बोलते हैं? हाइपोथर्मिया को। क्यों बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज? क्योंकि इसलिए बोलते हैं इसमें जल्द से जल्द सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो लगे उन पई बच्चस हाइपोथर्मिया गोमुत। आया समझ? जी सर। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, दैट वाज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जो ब्राउन फेट होता है, ये मेन होता है, ठीक है? ब्राउन फेट। आपको पता है बच्चे में कहाँ कहाँ पे ब्राउन फेट होता है? ये क्वेश्चन आता है। नंबर फर्स्ट, सबसे ज्यादा जो ब्राउन फेट होता है, दैट इज एट द नेप ऑफ नेक। नेप ऑफ नेक मीन्स, ये नेप ऑफ नेक, इफ दिस इज द नेक, अगर ये नेक है, ठीक है, दिस इज द शोल्डर। जो ये पोर्शन होता है ना, ये लेटरल वाला पोर्शन, ये वाला, इसको बोलते हैं हम नेप ऑफ द नेक। यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ब्राउन फेट। और कहाँ पे होता है ज्यादा ब्राउन फेट? दैट इज एक्जिला में होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, जो किडनीज के ऊपर होती है ग्लैंड्स, वहां पे होता है। आया समझ? यहाँ पे इन 3-4 जगहों पे आपको याद रखना है, ब्राउन फेट ज्यादा होता है। ब्राउन फेट का काम क्या है? ब्राउन फेट का काम है क्या? काम क्या है? काम है थर्मोजेनेसिस कराना, यानी हीट प्रोड्यूस कराना। आया समझ? यहां तक आया समझ? अब मुझे बोलिए, हम बोलते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबीज है, दे आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया, टू गेट हाइपोथर्मिया। हम बोलते हैं ना कि ये लकट बच्चा आसा, मुझे सर्दी लगा जल्दी, क्या है इसका रीजन? क्या है, किसी को पता है? वाई न्यूबॉर्न बेबीज आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया? रीजन क्या है? देखिए, फर्स्ट रीजन जो है, दैट इज लार्ज बॉडी सरफेस एरिया। लार्ज
बॉडी सरफेस एरिया, इनके जो बॉडी सरफेस एरिया होता है दैट इज मोर एज कंपेयर टू बॉडी वेट, कंपेयर टू बॉडी वेट। इनका बॉडी वेट कम होता है, सॉरी इनका जो बॉडी सरफेस होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेट। वेट के हिसाब से इनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। आया समझ? अब जब बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वेट कम होगा, हीट ज़्यादा लॉस होगी कि कम होगी? दैट्स वाई दे आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। सेकेंड रीज़न क्या है इसका? वो ये है कि इनमें शिवरिंग एब्सेंट होती है, शिवरिंग एब्सेंट होती है, दे डू नॉट शिवर। शिवरिंग जब एब्सेंट होगी अमन मज कुछ तेल थर्मोजेनेसिस काम करा, दैट इज ब्राउन फेट, ब्राउन फेट काम करता है, लेकिन दे डू नॉट शिवर, ये शिवरिंग नहीं करते हैं। दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई दे आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। आया समझ? और एक रीजन याद रखो दैट इज हाई वाटर कंटेंट, हाई वाटर कंटेंट। न्यूबॉर्न बेबीज में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ये भी यहाँ पे याद रखो। जो न्यूबॉर्न बेबीज में 70% वाटर होता है, कितना होता है? 70% वाटर होता है। ये एडल्ट इनमें होता है 55% वाटर होता है। कितना होता है? 55%। एडल्ट में 55% ही वाटर कंटेंट होता है, वेयर एज जो न्यूबॉर्न बेबीज में 70%, 65 से लेकर 70% वाटर कंटेंट होता है। जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? उतना क्या होगा? हीट लॉस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आया समझ यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? अब जी आते हैं हम कौन से मेथड्स है, मेथड्स ऑफ हीट लॉस, मेथड्स ऑफ हीट लॉस। किस किस मेथड से जो न्यूबॉर्न बेबीज है इनमें हीट लॉस होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइपोथर्मिया में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो सब आपको आने चाहिए, तेल कंसेप्ट क्लियर गुमुत, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता है। आया समझ? अब कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे एक न्यूबॉर्न बेबीज में हीट लॉस होती है? नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे याद रखो दैट इज इवापोरेशन, इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब, अब इवापोरेशन से कैसे हीट लॉस होगी? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूबॉर्न बेबी, ये एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, ये अंदर किसके अंदर होता है? एमनियोटिक सैक के अंदर। अब इसके बॉडी पे क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एक बेबी के बॉडी पे क्या होता है? इस करो स्नान माच करान। इसके बॉडी के ऊपर क्या होता है? इसके बॉडी के ऊपर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। इफ वी डू नॉट टेक द प्रिकॉशंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने लेबर रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं किया, हमने ड्राई और क्लीन और वार्म टॉवल के ऊपर एक बेबी को नहीं रखा, इससे क्या होगा? अगर या हम करेंगे काम, एक एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा है, वो उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं है, ये जो लिक्वार एमनी है, लिक्वार एमनी है, या टेम्परेचर ज़्यादा हम रखेंगे उससे भी होगा ना, या टेम्परेचर ज़्यादा, ये जो लिक्वार एमनी है अंदर क्या है? ये गर्म है। जब ये बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा वहाँ पे ठंडी है, क्या गैस इट विल इवापोरेट। जब ये इवापोरेट हो जाएगा बॉडी से जो हीट है वो लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट याद रखो, इवापोरेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट, यहाँ पे आप इवापोरेशन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ heat loss in newborn babies. Evaporation is considered as the greatest source of heat loss in newborn babies. Evaporation से newborn babies में सबसे ज़्यादा heat loss होती है। आया समझ? क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी सेकंड। अब दूसरा है दैट्स कॉल्ड
कंडक्शन। अब कंडक्शन से हीट लॉस कैसे होगी? फॉर एग्जांपल एक बेबी है, दिस इज द बेबी, दिस इज द बेबी। इसको हमने किया काम, हमने इसको एक कोल्ड सरफेस पे रखा, या हमने इसको एक ऐसे टॉवल पे रखा जो टॉवल क्या है, कोल्ड है, जो टॉवल क्या है, कोल्ड है, या हमने एक ऐसे सरफेस पे इसको रखा जिसका टेम्परेचर लो है एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द बेबी। आप मुझे बोलिए हीट लॉस होगी कि नहीं होगी? हीट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो क्या है? ये ट्रांसफर हो जाती है, यानी इस सर्दी खस एमएस इस बेबी से क्या होगी? हीट लॉस होगी। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ हीट लॉस इन न्यूबॉर्न बेबीज। कंडक्शन का माने ये है जब हीट लॉस होगी, जब दो सरफेसेस आपस में क्या होगी? कांटेक्ट में होगी। कंडक्शन मीन्स जब हीट लॉस होगी, कैसे हीट लॉस होगी? व्हेन बोथ सरफेसेस, व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। आया समझ? कंडक्शन में कंटैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब तक कंटैक्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक कंडक्शन नहीं होगा। आया समझ? हीट ट्रांसफर नहीं होगी। उसके बाद और एक दैट्स कॉल्ड कन्वेक्शन, दैट्स कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होगा? कन्वेक्शन में कंटैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एयर मूवमेंट से क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी। कैसे होगी? आई विल गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेबी है, क्या है? आपने बेबी को यहाँ पे रखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ट्रॉली में बेबी को रखा या बेड पे बेबी को रखा। अब यहाँ से आपके मकान या आपके कमरे की खिड़की है, आपने ये खोल दी, ये खिड़की खोल दी। अब बाहर ठंडी ज़्यादा है, हवाएं चल रही है, यहाँ से हवा अंदर आएगी। आप मुझे बोलिए बेबी में हीट कंजर्व होगी कि हीट लॉस होगी? एमएस लाइक ना सर्दी गई ना, हीट लॉस। दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। या आपने क्या किया? आपने फैन ऑन किया, फैन ऑन किया, एमएस लाइक सर्दी। दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। जब हीट लॉस होगी क्या? बाय एयर मूवमेंट से। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब है रेडिएशन। रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या होगी? यहाँ पे रेडिएशन में आप याद रखो, अगर फॉर एग्जांपल ये दीवार है, यह कोर्मुत अस ताजे पलस्तर, कशर पे समझा ये, यह कोर्मुत यह दीवार, ठीक है, यह ताजे पलस्तर कोर्मुत फॉर एग्जांपल। अब आपने यहाँ पे बेबी का सर रखा, यहाँ पे क्या होगी? जो हीट होगी वो रेडिएट होगी, यहाँ से भी हीट लॉस होगी। आया समझ? जब एक सरफेस क्या होगी? ठंडी होगी, और वहां से क्या होगी? हीट जो होगी रेडिएट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। दिस मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन। यहाँ पे पॉइंट याद रखोगे, दिस रेडिएशन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हीट लॉस इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस होती है वो होती है by the process of radiation, whereas in newborns the greatest source of heat loss occurs through evaporation. ये क्वेश्चन आता है तो शो आसा पोर्म रेडिएशन सैलम दिवान तज आसा तेमो एग्जामिनर वोनमुत क्या न्यूबॉर्न सैलम तुला फॉरन रेडिएशनस दिवान। आया समझ? जी सर। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब मुझे आप में से कोई बोल सकता है कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उस कौन सा पार्ट होता है बेबी का जहां से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है? हमेशा याद रखना, हेड। सबसे ज्यादा जो हीट लॉस होती है एक न्यूबॉर्न बेबी में, दैट अकर्स थ्रू हेड। कोई रीजन बता सकता है? What is the circumference of head? हेड का कितना सर्कमफ्रेंस होता है? 33 to 35। चेस्ट का कितना होता है? 31 to 33। दैट मीन्स हेड सर्कमफ्रेंस इज ज्यादा। दैट मीन्स हेड सर्कमफ्रेंस जो है ये ज्यादा है। इसका मतलब है हेड का जो एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। किन में? न्यूबॉर्न बेबीज में। जितना बॉडी सरफेस एरिया, जितना सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा, हीट लॉस ज़्यादा होगी उस ऑर्गन में कि कम होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऑर्गन ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा।
इसीलिए कश्मीरी में क्या बोलते हैं, कशर पट वन हमेशा अकिस मदर अगर न कहीं कलस अमिस टूब थावान। आया समझ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हीट लॉस होती है वो कहाँ से होती है, हेड से। तवे यम सातन अख बच जे इसको लाजिम है कि अमिस जरूरी टूब अन्ना गो डॉक्टर। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है जी? उसके बाद अब हम मेथड्स कौन से हमारे पास है जिनसे हम एक बेबी का जो टेम्परेचर है वो चेक करेंगे। इसमें हमने पढ़ा रेक्टल भी है, एक्जिला भी है, ओरल भी है। इससे हमें ग्रेड्स भी पता चलते हैं कि ग्रेड कौन कौन सा है। अगर एक बेबी का टेम्परेचर दैट लाइज फ्रॉम 36 डिग्री टू 36.5, बेबी को कौन सा हाइपोथर्मिया है, माइल्ड यानी कोल्ड स्ट्रेस है। अगर उसका जो टेम्परेचर है दैट फॉल्स बिटवीन 32 टू 36 डिग्री, उसको कौन सा हाइपोथर्मिया है, दैट इज मॉडरेट। अगर उसका टेम्परेचर लेस देन है 32 डिग्री सेल्सियस, दैट में उसको सीवियर हाइपोथर्मिया। कोई और एक मेथड हम यूज, इफ वी डू नॉट हैव एनी थर्मोमीटर एट होम, हाउ कैन वी असेस द बेबी